नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन गारंटियों का भी उल्लेख किया जो राजस्थान में सरकार बनने के बाद पूरी हुई हैं। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। उन्होंने कांग्रेस की अलगाववादी नीतियों की भी जमकर आलोचना की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की बात का जिक्र करते हुए कहा कि यह महापाप है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को अधिक मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश में कमजोर और अस्थायी सरकार रही है तो दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के काम किया है, इसलिए विपक्षी दलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना सभी का दायित्व है। उन्होंने हर की पौड़ी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसका अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आर्थिक क्षमता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधित कई सरकारी कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हीट वेव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हीट वेव से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता अभियान के महत्व पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकी हमला हुआ करता था। अमित शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी को जब जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, आतंकवादियों ने पुलवामा पर हमला किया। 10 दिन में हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके उनका सफाया किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को गंगटोक में सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र का शीर्षक मोदी की गारंटी, विकसित भारत, विकसित सिक्किम है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकारें अलगाववाद और अज्ञानता में विश्वास करती थी। वे बस अपने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने मऊगंज और सतना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, इसलिए हम चुनाव में झूठे वादों के बजाय सोच समझकर और नाप तौल कर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख रह चुके रोहन गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा कि देश के नाम का उपयोग करके एक गठबंधन बनाया गया, लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया है। राजस्थान के करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है। भजनलाल का दावा है कि राजनीति में अनुभवी होने की वजह से उन्हें जीत हासिल होगी। उत्तर प्रदेश के नगीना सीट पर पहले चरण में मतदान होने वाला है। यहां पर तमाम राजनीतिक दल अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी क्रम में नगीना में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में लोग बुलडोजर लेकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 11वीं लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने विनोद कुमार बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि भाजपा की कर्नाटक की 28 सीटों और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित है। केरल की अट्टिंगल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंची। आरोप है कि हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि हमलावर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह शांतिपूर्वक रहना चाहिए। उन्होंने घटना के जांच की मांग की है। केरल में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे हमलों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि पिछले 14 दिनों से केरल में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ हमले हो रहे हैं।
एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एनडीए की जीत की बढ़ती संभावना को लेकर घबराए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता मलूक नागर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में जयंत चौधरी की उपस्थिति में मलूक नागर ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्व बसपा नेता मलूक नागर को पार्टी में शामिल होने पर कहा कि एक जमीन से जुड़े हुए नेता सह परिवार हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। लोकसभा चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश में नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के जिंद जिले में राजकीय महाविद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ छात्र छात्राओं ने मतदान के महत्व पर चित्रों के माध्यम से अपना संदेश साझा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और दूसरे नंबर पर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोविड आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया। मैं जाति के आधार पर नहीं बल्कि अमेठी के एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में आपका समर्थन मांग रही हूं। देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार किया। बिहार में राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक को जनता ने मौका दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएं, न कि नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कहा कि 2014 से पहले इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति का पालन करने वाली कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इस क्षेत्र की उपेक्षा की। पश्चिम बंगाल में हुगली निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने लोकल ट्रेन में ममता सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को पता है कि गारंटी एक ही है और वो है मोदी की गारंटी, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महाराष्ट्र के नागपुर में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। मायावती ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया। बिहार में आरजेडी भी चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव में मुद्दे की बात करना चाहते हैं। केरल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अलपुझा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत से भी कांग्रेस के संदर्भ में अच्छी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसे में स्कूल बस के पलटने से 6 बच्चों की मौत हो गई और 15 बच्चे घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि इस घटना की जांच के उच्च स्तरीय आदेश दिए गए हैं। स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महेंद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस हादसे में और इसमें दुर्घटनाग्रस्त बच्चों के मारे जाने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी शोक संवेदनाएं संतप्त परिवार के साथ है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राजशेखर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विभव कुमार पर 2007 में सरकारी अधिकारी को उनकी ड्यूटी से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटाए जाने को एक आवश्यक कदम बताया। उन्होंने कहा कि विभव कुमार को हटाए जाने का कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में सहायक होगा। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश कोर्ट ने बरकरार रखा है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। जांच में कथित तौर पर एजेएल और
इससे जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला है। इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर हैं। देश भर में उत्साह के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया गया। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में खूब रौनक देखने को मिली। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते दिखे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कानून की कमियां गिनाते हुए इसका विरोध किया है। प्रकृति पर्व सरहुल झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे झारखंड में जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों से आम से लेकर खास लोग इसमें शामिल हुए और एक दूसरे को बधाई दिए। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार और रिश्वत मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। के कविता को ईडी ने पहले 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। के कविता फिलहाल तिहाड़ में बंद है और न्यायिक हिरासत में है। CBI को राउज एवेन्यू अदालत ने 5 अप्रैल को तिहाड़ में ही पूछताछ करने की इजाजत दी थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म स्विगी ने खुलासा किया कि इस रमजान के महीने में सबसे ज्यादा लोगों ने बिरयानी का ऑर्डर किया, जो कि आम महीनों की तुलना में 15% ज्यादा है। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली 161 वस्तुओं में से लगभग 90 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात पिछले साल यानी 2023 में बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसमें लौह अयस्क, दूरसंचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे शामिल है। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए चालू वित्त वर्ष 2024-2025 की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले उसने वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया था। ईद उल फित्र के अवसर पर आज शेयर बाजार और अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार बंद रहे, जिसके कारण कोई कारोबार नहीं हो सका। ट्रेंडिंग शुक्रवार 12 अप्रैल को फिर से शुरू होगी। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक अंतरिम कार्य योजना जारी किया है। इस योजना से TDS का भुगतान और टैक्स अपील जैसे कई काम निपटान में तेजी आएगी। इसमें 1 अप्रैल 2020 से पहले दायर अपीलों को निपटान की प्राथमिकता दी जाएगी। विश्व व्यापार संगठन की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल रूप से विस्तारित सेवाओं में एक्सपोर्ट में 17% की छलांग लगाकर $257 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रदर्शन अच्छा है। इसे बरकरार रखने के लिए कुछ प्रयासों की जरूरत होगी। सरकार ने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू निर्माता कंपनियों को स्पेशल रजिस्ट्रेशन और मासिक GST रिटर्न फाइलिंग करने का आदेश दिया है। इसके लिए समय सीमा 1 अप्रैल 2024 तय की गई है। इसकी सीमा 1 अप्रैल 2024 तय की गई थी। अब इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 15 मई 2024 कर दिया गया है। अब UPI पेमेंट के लिए आसानी से क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जा सकेगा। इसके अलावा जिन यूजर के पास वीजा और मास्टर कार्ड हैं, वे भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने सार्वजनिक ऋण और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि पर चिंता का हवाला देते हुए चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का मूल्य $91 और WTI क्रूड ऑयल $87 प्रति बैरल के करीब रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 3C सीरीज में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और अन्य यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बैठक के लिए लिथुआनिया की राजधानी विनियस पहुंचे।
अमेरिका में जन्मे सुमो पहलवान अकेबानो की 54 वर्ष की उम्र में टोक्यो में हृदयगत रुकने से मौत हो गई है। पोम्पेई में पुरातत्वविदों ने प्राचीन शहर में नए उत्खनन कार्य के दौरान ग्रीक पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाली कई प्रभावशाली कलाकृतियां खोजी हैं। गाजा में बढ़ते मानवीय संकट के बीच मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों को रफा क्रॉसिंग के मध्य से प्रवेश दिया गया है। अमेरिका, फिलीपींस और जापान के बीच वाशिंगटन डीसी में होने वाले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का विरोध करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मनीला की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। WTO द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में विश्व व्यापार 2.6% बढ़ने का अनुमान है। अनुमान लगाया गया है कि एशिया वैश्विक व्यापार में दुनिया में कुल निर्यात में लगभग 45% और आयात में 80% से अधिक का योगदान देगा। ईरान के संभावित हमले की धमकी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की रक्षा का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए कवच बनने का काम करेगा। दक्षिण कोरिया में हुए संसदीय चुनाव में मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 300 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 175 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि पीपुल्स पावर पार्टी और सहयोगियों को 108 सीटें हासिल हुई। रूस ने यूक्रेन के कीव क्षेत्र में स्थित सबसे बड़े बिजली संयंत्र को मिसाइल हमले से पूरी तरह नष्ट कर दिया। राजधानी कीव से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ट्रिपिल्स्का संयंत्र पर 6 मिसाइलों से हमला किया गया। दुनिया में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक। इस मामले में ट्राई माई लेन को मौत की सजा दी गई है। वियतनाम के इतिहास में यह अब तक का सबसे अनोखा मुकदमा है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंतिम 16 का मुकाबला पीवी सिंधु हार गई हैं। पीवी सिंधु को चीन की हान यू ने 21-18, 13-21, 21-17 से शिकस्त दी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय को चीनी ताइपे लिन चुन यी के हाथ 21-18, 21-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि देने के फैसले को भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक कदम बताया है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि इस फैसले से एथलीटों के हौसले बुलंद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग कम्युनिटी में सक्रिय लोगों से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई तरह की रोचक बातें की और गेमिंग तकनीक को समझने का प्रयास किया। भारत के डी गुकेश को कैंडिडेट्स शतरंज के छठे दौर में ड्रा से संतोष करना पड़ा। युवा शतरंज स्टार डी गुकेश अमेरिका के हकारी नाकामुरा के खिलाफ ड्रॉ करने में सफल रहे। भारत के युवा चेस स्टार आर प्रगन्नानंदा ने छठे दौर में अजरबैजानी ग्रैंड मास्टर निजात आबासोवा को हरा दिया। प्रगन्नानंदा ने निजात आबासोवा को 1-0 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। भारत के विदित गुजराती ने भी छठवें दौर में शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। उन्होंने फ्रांस के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी एलिरिजा फिरोजका को 1-0 से शिकस्त दी। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में पेरिस सेंट जर्मेन को 3-2 के अंतर से हरा दिया है। बार्सिलोना के लिए राफिन्या ने 2 गोल दागे, जबकि तीसरा गोल एंड्रियस ने किया। वहीं पीएसजी की ओर से उस्मान डेम्बेले और वितिन्या ने 48वें और 51वें मिनट में गोल किया। चैंपियंस लीग में खेले गए एक अन्य क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको ने डॉर्टमंड को हरा दिया है। रोमांचक मुकाबले में एटलेटिको ने रोड्रिगो और लाइनोग ने 1-1 गोल किया। वहीं बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए सेबेस्टियन हेलर ने एकमात्र गोल किया। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रॉड्री ने कहा है कि उन्हें अब कुछ समय का ब्रेक चाहिए। मैन सिटी ने साल 2019 में रॉड्री को एटलेटिको मैड्रिड से अपने क्लब में शामिल किया था। स्टीपल चेज खिलाड़ी मोहम्मद नूर हसन विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के प्रतिभागी हेमराज गुर्जर और अंजलि कुमारी को नाडास ने प्रतिबंधित पदार्थों की जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। 2021 के यूएस ओपन विजेता और फिलहाल मोंटी कार्लो मास्टर्स में खेल रहे रूस के दानिल मेदवेदेव से कहा गया है कि मैच के दौरान वो लाइन जज पर न चीखें। फ्रेंच एथलीट अनॉक गार्दियर ने रोप क्लाइंबिंग के माध्यम से एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक चढ़ाई की। अनॉक गार्दियर की यह उपलब्धि विश्व कीर्तिमान में शामिल हो सकती है। शो डोरी में नजर आने वाली अनुभवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने भोला के किरदार में बदलाव के लिए बाल कलाकार माही भानुशाली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक लड़की होकर लड़के की भूमिका निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ईद के मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के साथ एक तस्वीर शेयर की।
तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ईद मुबारक। ईद के मौके पर सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म सिकंदर का ऐलान किया। फिल्म की घोषणा के साथ साथ सलमान खान ने रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी। ये फिल्म 2025 के ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती के अवसर पर उनकी बायोपिक फिल्म फुले का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म में प्रतीक गांधी महात्मा फुले का किरदार निभाएंगे, वहीं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का किरदार पत्रलेखा निभाएंगे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ईद के लिए खास मौके पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपनी आवाज में ईद का स्पेशल गाना गाते हुए फैंस को बधाई दी। गांधी वेब सीरीज में भामनी ओझा कस्तूरबा गांधी का किरदार निभाने वाली हैं। ऐसे में प्रतीक और भामनी दोनों पति पत्नी रियल लाइफ से अब स्क्रीन पर एक साथ फैंस के सामने होंगे। सलमान खान का शो बिग बॉस OTT सीजन 3 शुरू होने वाला है। ऐसे में बिग बॉस OTT 3 के लिए अप्रोच किए गए कंटेस्टेंट की लिस्ट में शीजान खान, दलजीत कौर, शहजाद धामी और प्रतीक्षा होनमुखे के नाम सामने आए हैं। कार्तिक आर्यन ने कोलकाता से एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में कार्तिक भूल भुलैया 3 के रूह बाबा के अवतार में कोलकाता की सड़कों पर पोज देते हुए नजर आए हैं। दिलजीत दोसांझ ने मार्च में दुबई में अपने कंसर्ट में एड शीरन के साथ लाइव परफॉर्म किया। इसे लेकर उन्होंने बताया कि एड शीरन के पंजाबी गाने के लिए उन्होंने 2-3 दिन तक रिहर्सल किया। अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन ने अपने वैवाहिक जीवन के 6 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर अंकिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की छठी सालगिरह के जश्न की कुछ झलकियां शेयर की। नेशनल पेट डे के अवसर पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने 2 पालतू जानवरों ट्रफल और सिम्बा के साथ मनमोहक वीडियो शेयर किया है। घूमर, ढोलीडा और गर्मी जैसे गानों को कोरियोग्राफ करने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कृति महेश अनुपम खेर द्वारा निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट में कोरियोग्राफी करेंगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।